एपिसोड 48 अभय का कन्फेशन एट राठौड़ इंटरनेशनल्स। अभय अपने केबिन में बैठा हुआ फाइल्स पढ़ रहा था। तभी उसके फ़ोन में मैसेज पॉपअप का साउंड आया। उसने वो फाइल नीचे रखी और फ़ोन अनलॉक करके मैसेज पढ़ने लगा, क्योंकि वो मैसेज और किसी का नहीं बल्कि मान्यता का था। तो मुझे मिलने क्यों नहीं आए अभी तक? मान्यता का मैसेज पढ़कर अभय ने उसे सीन करके छोड़ दिया। उसने अपनी हथेली से अपना मुंह ढक लिया और मन में बोला, इसे मैंने उंगली क्या दे दी? ये तो मेरा हाथ पकड़ने को हो गई सीधा। इसे इतनी भी शर्म नहीं है क्या कि अब मैं मैरिड हूँ? इतना भी नहीं सोचती है कि अगर मेरी बीवी को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी इसके बारे में? पहले ही एक बार आयशा से बेइज्जत हो चुकी है ये। कहने को तो इसका कल ही एक्सीडेंट हुआ था, मगर इसका मैसेज देखकर नहीं लग रहा है मुझे कि इसे अभी किसी तरह की वीकनेस होगी। और इसका तो दायां हाथ भी फ्रैक्चर्ड है, फिर मैसेज कैसे टाइप कर रही है ये? क्योंकि इस वक्त तो ये अपने वार्ड में अकेली है, अभय खुद से बोला। तभी मान्यता का उसे कॉल आया। पहले तो अभय ने शुरू के 4 कॉल्स को इग्नोर किया, लेकिन फिर उसने 5वीं कॉल को रिसीव किया। हाँ बोलो, अभय ने थोड़ा सा रूड होकर बोला। मान्यता को अभय से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसे लगा कि अभय उसे हॉस्पिटल मिलने आएगा, और अगर वो उसे मिलने नहीं आ सकता था तो एटलीस्ट कॉल पर ही उसका हालचाल पूछेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तुम मुझसे मिलने नहीं आए? मान्यता ने बिना सोचे समझे बस यूं ही बोल दिया। मान्यता, मैं बहुत ही बिजी हूँ इस वक्त, कोई ज़रूरी बात है अगर तो बोलो, और अगर कोई ज़रूरी बात नहीं है तो फ़ोन रखो, अभय रूड होकर मान्यता से बोला। मैं तो बस ये जानना चाह रही थी कि तुम मुझे मिलने हॉस्पिटल आओगे आज या नहीं? मान्यता मायूस होकर उससे बोली, नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है थोड़ी ही देर में। अभय ने सीधा जवाब दिया और फ़ोन काट दिया। कैसी लड़की है ये? अभय खुद से बड़बड़ाया और फिर सिर पीछे चेयर पर कर सीलिंग देखने लगा। तभी अभय के केबिन का डोर खुला और अनिरुद्ध अंदर दाखिल हुआ। अनिरुद्ध को देखते ही अभय को सुबह वाला इंसिडेंट याद आ गया। वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और अनिरुद्ध की तरफ हल्के कदमों से बढ़ते हुए बोला, तुझे तो आज मैं बताता हूँ कि कैसे किसी के कान भरते हैं। अरे गलत टाइम पे आ गया मैं तो, अनिरुद्ध अपने मन में बोला, कदम पीछे लेते हुए। अनिरुद्ध ने अभय को वीक स्माइल दी और उससे और वापस जाने को मुड़ा, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। बेटा, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, जितेंद्र से कहकर मैंने पहले ही दरवाज़ा बाहर से लॉक करवा दिया है, अभय डेविल मुस्कान के साथ बोला। भाई, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, अनिरुद्ध हिचकते हुए बोला। लेकिन अभय कहाँ उसकी बात सुनने वाला था। तू मेरा घर बसने क्यों नहीं दे रहा है? अभय ने कड़क स्वर में उससे पूछा तो अनिरुद्ध सहम गया। वो बोला, भाई वो मैं बस थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहा था भाभी के साथ, और कुछ नहीं, अनिरुद्ध बोला। लेकिन तभी अभय ने उसकी बात का मजाक बनाते हुए उससे कहा, सीरियसली? हंसी मजाक? कल तक तो तू उसे फूटी आँख पसंद नहीं करता था, और आज तो उसके साथ हंसी मजाक कर रहा है। ग्रेट। बाय द वे, हंसी मजाक जीजा साली के बीच ही अच्छा लगता है, जैसे कि मेरे और कोको के बीच, लेकिन देवर भाभी के बीच ऐसा हंसी मजाक मैंने तो कभी नहीं सुना, क्योंकि सालियाँ तो आधी घरवाली होती हैं अपने जीजा की। ये देवर कब से आधे घरवाले होने लगे अपनी बड़ी भाभी के? जबकि देवर भाभी का रिश्ता तो माँ बेटे के जैसा होता है। तो तू कैसे हंसी मजाक करने लगा मेरी बीवी के साथ? अब तो अभय ने जम के क्लास लगा दी थी अनिरुद्ध की, कि उसकी बोलती ही बंद हो गई। कान खोल के सुन ले तू मेरी बात। तूने अगर ऐसी हरकत दोबारा करी ना मेरे खिलाफ अपनी भाभी को भड़काने वाली, तो तुझे मैं ऐसी सज़ा दूंगा जो तूने कभी इमेजिन ही नहीं किया होगा। कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ने लगा है तो आजकल मेरे, अभय ने सख्त लहजे में उससे कहा, तो वो चुपचाप सुन रहा था। सॉरी भाई, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, अनिरुद्ध ने अपने किए के लिए अभय से माफ़ी मांगी, लेकिन असल में तो उसे अपने किए पर ज़रा सा भी पछतावा नहीं था। वैसे भाई, कल रात को क्या हो गया था अचानक से आपको?
अनिरुद्ध ने पूछा। तो अभय ने उसे आँख दिखा दी। अरे भाई, अब बता भी दो कि भाभी ने आपके साथ कल रात क्या किया था ऐसा, जिस वजह से आप आज मान्यता से भी मिलने नहीं गए हॉस्पिटल में। अनिरुद्ध अपनी आदत से मजबूर एक बार फिर से अभय की टांग खींचने लगा। अभय ने नजरें फेर ली तो अनिरुद्ध समझ गया कि उसका भाई उसे नहीं बताना चाहता है उस बारे में। तभी अभय बोला, इतना वाहियात खाना बनाया था ना कल रात आयशा ने। एक तो खाना मेरी पसंद का नहीं था, ऊपर से जो खाना उसने बनाया था उसका टेस्ट भी वाहियात था। अनिरुद्ध ने अब और ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए उससे कहा, क्यों भाई, भाभी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? खाक अच्छा था, इतना तेज़ नमक था दाल में, तेज़ मिर्ची थी सब्ज़ी में, और ऊपर से उसने मेरी दाल में जमाल घोटे की गोली भी मिलाई थी। कैसी है ये लड़की, मेरी ज़रा सी भी इज्जत नहीं करती है, ये भी लिहाज नहीं रखती है कि मैं पति हूँ उसका, बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो उसकी इन हरकतों को सहूँगा। अब मैंने अनिरुद्ध को सब कुछ बता दिया। वहीं अनिरुद्ध ये सब सुनने के बाद अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश में जुट गया। हंस ले बेटा, अगर तुझे हंसना है मेरी हालत पर तो सबका दिन आता है, आज तेरा है कल मेरा आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि तेरी लाइफ में भी तेरी भाभी जैसी लड़की ही आए, जो तेरी नाक हर दम हर वक्त उधम मचा कर रखे, रात को तुझे चैन से सोने भी ना दे, जैसे कल रात तेरी भाभी ने मुझे नहीं सोने दिया। कल पूरी रात मैंने वॉशरूम में गुजारी है। अभय ने अनिरुद्ध को अपना दुख का साथी समझकर उससे अपने दिल की बात कही, मगर अनिरुद्ध की हंसी छूट गई। वो अभय की हालत के बारे में सुनकर हंसते हुए बोला, आपकी मैरिड लाइफ देखकर अब मैं सोच रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी कुंवारा ही रहूँ, ये सब मुझे झेलना तो नहीं पड़ेगा कम से कम। और अगर मैंने शादी का प्लान कर भी लिया तो अपने लिए एक गांव की अनपढ़ गंवार लड़की चुनना पसंद करूँगा। कम से कम मेरे सामने अपना मुंह तो नहीं खोला करेगी। अपनी बीवी की लगाम तो मैं अच्छे से खींच कर रखूँगा, ताकि वो आयशा भाभी के जैसे इंसल्ट ना करे अपने पति की, जैसे वो बात बात पर आपकी करती हैं। अनिरुद्ध ने भी अपने अपने दिल की बात अपने भाई से कह दी। उसकी बात सुनकर अभय बोला, मेरी आयशा एक आज़ाद पंछी है, मेरी चिया है वो, और मैं मेरी चिया को पिंजरे में बंद करके बिल्कुल भी नहीं रखूँगा। उसका जैसा मन करेगा, जो मन करेगा वो वही करेगी, और मैं उसे हरगिज़ नहीं रोकूँगा। आफ्टर ऑल मैंने ससुर जी से वादा किया है कि मैं उनकी शहज़ादी को अपनी पलकों में बैठा कर रखूँगा, जैसे वो लोग उसे अपने घर में रखते थे। अभय ने आज खुले दिल से अपने मन और दिल की बात कही थी कि असल में उसकी नज़रों में आयशा के लिए क्या इज़्ज़त है। और रही बात लगाम खींचे रखने की, तो लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली माय डियर ब्रदर, कि लगाम घोड़े की खींची जाती है, इंसान की नहीं। और बीवी की लगाम तो बिल्कुल भी नहीं खींची जा सकती है, क्योंकि आपकी बीवी आपके घर की गृह लक्ष्मी होती है, कोई नौकरानी या गधा या घोड़ा खच्चर नहीं। आई तुझे मेरी बात समझ में? अब मैंने आज जो कुछ भी कहा, अनिरुद्ध को एक औरत की इज्जत और वैल्यू के बारे में समझाया था, वो आज तक किसी ने भी उसे नहीं समझाया था। और हाँ, ये बात तूने मुझे कह दी तो कह दी, किसी और के सामने मत कह देना, ख़ास तौर से किसी लड़की के सामने तो बिल्कुल नहीं, और अपनी भाभी के सामने तो बिल्कुल भी मत कह देना। गॉड नोज़ कि वो कब क्या कर दे, उसके मूड का कोई भरोसा नहीं होता है। वैसे भी शी इज़ अनप्रेडिक्टेबल लेडी, सो बी वेयर ऑफ माय लेडी डॉन। अब मैंने आज अनिरुद्ध से जो कुछ भी कहा था, उसका एक एक शब्द अनिरुद्ध के दिल को छू चुका था। ये उसका भाई औरतों की कितनी इज्जत करता है, खास तौर से अपनी बीवी की। अनिरुद्ध अभय की बात पर कुछ ही नहीं बोला और मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाते ही अभय वापस से अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। तभी उसका फ़ोन रिंग किया। स्क्रीन पर चिया नाम फ्लैश हुआ तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने चौथी रिंग में कॉल रिसीव किया और हेलो बोला। मैं कोर्ट से जल्दी फ्री हो गई हूँ आज, क्योंकि ज़्यादा वर्कलोड नहीं था, तो क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? आयशा ने अभय से पूछा मासूम सी आवाज़ में। तभी अभय ने घड़ी की तरफ देखा। दोपहर के 1:40 हो रहे थे। लंच का टाइम भी हो चुका था और अभय को काफ़ी तेज़ भूख भी लगी थी, तो उसने हाँ कर दी। आधे घंटे के बाद अभय आयशा को लेने के लिए कोर्ट के बाहर पहुंचा। गर्मी और धूप से बचने के लिए वो एक टीन शेड के नीचे खड़ी थी।
अभय सीधा अपनी गाड़ी उस टीन शेड के पास ही ले गया। बिना देरी करे आयशा गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई और अपने हैंकी से अपना पसीना पोंछने लगी। तभी अभय ने उसकी ओर ठंडे ठंडे पानी की बोतल बढ़ाई। ठंडा पानी! आयशा खुश हो गई और एक सांस में उसने वो बॉटल ख़त्म कर डाली। सॉरी, मैंने पूरी बॉटल ख़त्म कर दी। बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास लगी थी मुझे। आयशा ने मासूम सा चेहरा बना लिया तो अभी मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके माय लव, आई हैव गॉट यू 2 बॉटल्स। आयशा अभय का ये जेस्चर देखकर मुस्कुराई और फिर दोनों रेस्टोरेंट की तरफ पहुंच गए लंच करने के लिए। लंच करने के बाद अभय ने बिल पे करने के लिए अपना कार्ड निकाला, लेकिन आयशा ने उसे रोक दिया और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, मैं करूँगी पे, तुम तो हमेशा ही पे करते हो मेरे लिए पेमेंट, आज एक छोटी सी पेमेंट मैं कर देती हूँ। अभय ने भी फिर ज़्यादा बहस नहीं की। पेमेंट करने के बाद आयशा ने उस वेटर को 500 की टिप दी तो अभय उससे बहुत इम्प्रेस हुआ कि आयशा सबके लिए बहुत सोचती है और उसे पैसों का तो बिल्कुल भी घमंड नहीं है। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले तभी अभय को केतकी का कॉल आया। अभय ने जब कॉल रिसीव की तो केतकी ने उसे हॉस्पिटल आने को कह दिया। अभय ने एक नज़र आयशा को देखा और फिर ठीक है जवाब देकर कॉल एंड कर दिया। अभय ने गाड़ी घर के लिए ना मुड़ा कर हॉस्पिटल जाने के लिए मुड़ा ली तो आयशा ने उससे कहा, तुम हॉस्पिटल जा रहे हो क्या? इस पर अभय ने जवाब दिया, मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं। फॉर्मेलिटी के लिए तो मान्यता से मिलेंगे और फिर घर वापस आ जाएंगे। इस बार आयशा ने भी कुछ नहीं कहा और शांत बैठ गई। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। कॉरिडोर में राठौड़ खानदान और मान्यता के मामा मामी और स्वाति खड़े थे। वो सब काफ़ी परेशान लग रहे थे। आयशा और अभय को एक साथ देखकर सबको आग लग गई, लेकिन अभय के होते हुए वो लोग आयशा पर चाह कर भी वार नहीं कर सकते थे और ना ही उसे खरी खोटी सुना सकते थे। इसलिए उन लोगों ने आयशा को इग्नोर किया सिवाय केतकी के। आखिर क्या कहा था केतकी ने अभय को फ़ोन पर जो वो आयशा को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंचा? क्या एक बार फिर से मान्यता कोई नया खेल खेल रही है आयशा और अभय के खिलाफ? जानने के लिए पढ़ें प्यार का कलमा। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।